हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भारत की वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे। भारत में जलवायु की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। फलस्वरूप भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का भी विकास हुआ है। सामान्यतः ऐसे कहा जा सकता है कि भारत की वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है, अर्थात जहाँ वर्षा ज़्यादा है तो वहाँ उस तरह के वन ज़्यादा पाए जाते हैं जो ज़्यादा वर्षा वाले वन हैं, और जहाँ वर्षा कम है वहाँ कंटीले और कम वर्षा वाले वन मिलते हैं। हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति पर ऊंचाई के कारण तापमान में होने वाली कमी का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार भारत की वनस्पति के विकास पर जलवायु और उच्चावच दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। सामान्यतः भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। इनको हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयं वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। इसे अधिक स्पष्ट कहें तो कहा जा सकता है कि विभिन्न पर्यावरणीय और पारितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से उगता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के विकास में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन कारकों का विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहला फैक्टर जो वनस्पति को प्रभावित करता है वो है तापमान, और भारत में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद है मिट्टी, फिर धरातलीय स्वरूप, जैसे अगर पर्वतीय धरातल पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर्वतीय वन मिलेंगे, और मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ कंटीले वन मिलेंगे। इस तरह धरातलीय स्वरूप भी वनों को प्रभावित करता है। फिर है वर्षा। भारत में वर्षा का वनों से डायरेक्ट रिलेशन है। जिस तरह जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ पर सघन और सदाबहार वन है, और जैसे जैसे वर्षा कम होती है वनों का प्रकार बदलता जाता है। अंतिम फैक्टर जो है वो है सूर्य का प्रकाश। इस मैप में वनस्पति के 5 प्रकार बताए गए हैं। हम टोटल 6 प्रकार पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक आर्द्र मानसूनी वनस्पति वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। बाकी के जो प्रकार हैं वो सेम हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सदाबहार से हमें यह भ्रम पैदा होता है कि यह वन कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह वन अपने पत्ते ज़रूर गिराते हैं, लेकिन सभी पत्ते एक साथ नहीं गिरते। साल भर में ये पत्ते गिरते रहते हैं, तो इसलिए इसे हम सदाबहार कहते हैं। ये कारण यह नहीं है कि ये अपने पत्ते नहीं गिराते, एक साथ इनके पत्ते नहीं गिरते। यह वनस्पति ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है, और तापमान वर्ष भर बहुत ऊंचा रहता है, और वायु में आर्द्रता 70% से अधिक रहती है। इस प्रकार के वन उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, यहाँ पर जहाँ मानसूनी हवाओं का सीधा सामना ये भाग करता है और ज़्यादा वर्षा के फलस्वरूप यहाँ सदाबहार वन है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह क्षेत्र हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा है और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है।
यह वनस्पतियाँ उच्च तापमान, 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अपेक्षाकृत अल्पकालीन शुष्क ऋतु के कारण अत्यंत सघन होती हैं। इस क्षेत्र के वनों की ऊंचाई भी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि वर्ष पर्यंत यह वर्षा काफ़ी मात्रा में प्राप्त करते हैं। वृक्षों के ऊपरी सिरे शाखाओं से इस प्रकार आच्छादित होते हैं कि छातों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। सदाबहार वनों में महोगनी, आबनूज, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना और रबड़ के वृक्ष मुख्य हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि ये वन किस प्रकार के होते हैं। सदाबहार क्षेत्र मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसालों के उत्पादन के लिए उसकी दोनों आधारभूत आवश्यकता, प्रवाहमान जल और पत्तों वाली खाद की पत्ती प्राकृतिक रूप से ही हो जाती है। बांस मुख्यतः नदियों के किनारे मिलते हैं। रबड़ तथा सिनकोना दक्षिणी सह्याद्री, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। अंडमान निकोबार का 95% भाग सदाबहार वनस्पति से परिपूरित है। अंडमान निकोबार में जितने भी वनस्पति मिलती है उसमें से 95% जो सदाबहार है। यहाँ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष धूप, श्वेत, चुलगम, गर्जन आदि की भी बहुतायत से मिलते हैं। सदाबहार वनों के दो भागों में विभक्त किया गया है: पूर्ण सदाबहार वन, जहाँ 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और अर्ध सदाबहार वन, जहाँ 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर आबनूज, महोगनी और रबड़ के वृक्ष आप देख सकते हैं। ये सदाबहार वनों के प्रकार हैं। सदाबहार वनों की एक खासियत यह भी है कि इसकी लकड़ियाँ कड़ी होने के कारण यह वन आर्थिक दृष्टि से इतना महत्व नहीं रखते। इनका उपयोग जलावन के कार्य में होता है, परंतु यह प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता और प्राकृतिक दृष्टि से अपना एक अलग ही महत्व रखती है। दूसरा जो वनस्पति का प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। यह वनस्पति मुख्यतया पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय के उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तर में शिवालिक श्रेणी के भाबर और तराई क्षेत्र में मिलती है, किंतु इसका विस्तार भारत के उन समस्त क्षेत्रों में है जहां औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस वनस्पति को मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत साल, सागवान, सखुआ, शीशम, चंदन, आम, त्रिफला, खैर, महुआ आदि आर्थिक महत्व के वृक्षों के साथ साथ बांस भी पाया जाता है। यहाँ की वनस्पतियाँ सदाबहार वनस्पतियों की भांति न तो सघन होती है और न ही ज़्यादा ऊंचाई वाली। ग्रीष्म ऋतु में इन वृक्षों के पर्णत्याग के कारण इन्हें पर्णपाती वनस्पति की संज्ञा दी गई है। सागवान, सखुआ और शीशम की लकड़ी कड़ी और मजबूत होती है और फर्नीचर के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में सागवान के वन 90 लाख हेक्टेयर भूमि में और सखुआ और साल के वन 116 लाख हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत हैं। महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश सागवान के वृक्षों के लिए, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, शिवालिक, भाबर और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम सखुआ के वृक्षों के लिए विख्यात हैं। शीशम के वृक्ष मुख्यतः हिमाचल की तराई में मिलते हैं। चंदन के वृक्ष अधिकांशतः कर्नाटक, जिसे प्राचीन मैसूर में मिलते हैं। त्रिफला, महुआ और बांस जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। त्रिफला औषधि निर्माण में काम आता है, जबकि महुआ से तेल के साथ साथ मादक पेय का भी निर्माण होता है। जाते हुए है कि आंवला, हरड़ और बेहड़ा को संयुक्त रूप से त्रिफला की संज्ञा दी जाती है। ये वन देश के लगभग 25% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां औसतन वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। ज़्यादा ऊंचाई वाले वृक्ष नहीं हैं ये। वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है ताकि वे गहराई से जल प्राप्त कर सकें। इसके प्रमुख जो वन हैं वो महुआ, बबूल, पलास, तेंदू, खैर, कीकर, बैर, रीठा, बरगद और पीपल। इनका वितरण यह मुख्यतः पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश,
दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों की बात करें तो जहाँ पर हिमालय का विस्तार है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। यह वनस्पति मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के नीलगिरी, अन्नामलाई, महाबलेश्वर और सह्याद्री के उच्च भाग में इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में फर्न और काई बहुतायत से मिलते हैं, जबकि हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए गए हैं। नीलगिरी में ऊटी के वन अत्यधिक मात्रा में नष्ट किए जा चुके हैं। वनों के विनाश के कारण इस क्षेत्र में जलापूर्ति का संकट भी उपस्थित हो गया है। ठीक इसके विपरीत जब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तब हमें सघन वनस्पति मिलती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उच्चता के अनुरूप उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक यह पाई जाती है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में 1500 मीटर के नीचे पूर्णतः पर्णपाती वन मिलते हैं, किंतु 1500 मीटर की ऊंचाई के बाद दो प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, कोणधारी सदाबहार वनस्पति और अल्पाइन वनस्पति। कोणधारी सदाबहार वनस्पति हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से में 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति लगभग 42 लाख हेक्टेयर भूमि में फैली है। इस क्षेत्र में मुख्यतः देवदार के वन मिलते हैं। इन वनस्पतियों की लकड़ियां अपेक्षाकृत मुलायम और पत्तियां छोटी और सुई की आकृति की होती हैं। यहाँ देवदार के अतिरिक्त सनोवर, स्प्रूस जिसे कहते हैं श्वेत सनोवर, सिल्वर फर और चीड़ के वृक्ष भी बहुतायत से मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वन बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय के पूर्वी भाग में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है और इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जैसे ओक, मैग्लेनिया, लॉरेल। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः असम में देखने को मिलती है। अल्पाइन वनस्पति हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 2800 मीटर से लेकर 3700 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। यहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो नुकीली किस्म की होती हैं और वृक्ष का जो पेड़ों का पैटर्न है वो भी इसी तरह का है, ताकि इन पे पड़ने वाली हिम सीधी निकल जाए और इसी के फलस्वरूप इनकी आकृति भी इसी तरह की है। इस क्षेत्र में इस वनस्पति को मर्ग कहा जाता है क्योंकि अल्पाइन वनस्पति एक विस्तृत चरागाह की भांति प्रतीत होती है। 3600 मीटर की ऊंचाई तक सामान्यतः छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ मिलती हैं, यथा बर्च और जेनिपर, जबकि 3600 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पर झाड़ियाँ और काई ही मिलती है। 4800 मीटर के ऊपर जाने पर वनस्पतियाँ लगभग समाप्त हो जाती हैं। अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियों में चिनार और अखरोट के वृक्ष आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पांचवा प्रकार की बात करें तो वो है कटीली वनस्पति। यह वनस्पति मुख्यतः गुजरात से लेकर इस पार्ट से लेकर के राजस्थान के और पंजाब के इस पार्ट तक है, जहाँ औसतन बरसात 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ इस तरह की कंटीली वनस्पति मिलती है। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों में बबूल और खजूर के वृक्ष प्रमुख हैं। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग में उन क्षेत्रों में जहाँ दीर्घावधिक शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है, कंटीली वनस्पतियाँ मिलती हैं। ऐसे क्षेत्र मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक विस्तृत हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों में वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर तक होती है। इस प्रकार की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं और वृक्ष तथा झाड़ियों में लंबे लंबे कांटे होते हैं। नागफनी और कैक्टस प्रजातियों की अर्धमरुस्थलीय वनस्पति अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तो लगभग आधा मीटर की ऊंचाई वाली कंटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता। ऐसा संभावना प्रकट की जा रही है कि कुछ साल के बाद इस क्षेत्र में वनस्पतियां रहेंगी ही नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो वर्षा कम होती है और दूसरी यहाँ पशु जैसे ऊंट और बकरी यहाँ की झाड़ियों को अपना आहार बनाते जा रहे हैं। राजस्थान का यह क्षेत्र प्रत्येक भारतीय को वनस्पति की सुरक्षा के लिए सतर्क होने की आगाह करता है, क्योंकि यहाँ के
जिस क्षेत्र में आज वर्षा नहीं हो रही है, वनस्पतियाँ समाप्त प्राय होती जा रही हैं। वहीं प्राचीन काल में अत्यधिक वर्षा होती थी और सघन वनस्पतियाँ विद्यमान थी। कालांतर में वनस्पतियों के दोहन और कटाव के कारण यह क्षेत्र मरुभूमि में बदल गया। यहाँ के वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर तक होती है। वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं, पत्तियाँ मोटी होती हैं और कंटीली होती हैं। अंतिम प्रकार की बात करें तो वो है ज्वारीय वनस्पति। मैंग्रोव विश्व के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों क्षार सदिय वानिकी पारिस्थितिकी व्यवस्था है। ये बड़ी तादाद में पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रह क्षेत्र हैं जो लंबे विकास क्रम में आपस में संबंध रहे हैं और जिसमें क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता है। ये समुद्री तटरेखा को स्थिर करते हैं, साइक्लोन से बचाव करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से भी तटबंध की रक्षा करते हैं। कच्छ वनस्पतियां समूचे भारतीय समुद्र तट पर परिरक्षित मुहानों, ज्वारीय खाड़ियों, पश्च जल, क्षार दलदलों और दलदली मैदानों में पाई जाती है। यह वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। ये जो डार्क एरियाज हैं वो मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति के क्षेत्र हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भागों में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है और इस पानी से यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। इन वनों का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम देख चुके हैं। ज्वारीय वनस्पतियों की आर्थिक दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा समुद्री कटाव को रोकने में सहायता मिलती है और इनकी लकड़ियों से कास्ट कोयले का निर्माण होता है और इस प्रकार की वनस्पतियों में टैनिन और ईंधन की लकड़ी भी प्राप्त होती है। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर तक होती है और यह सदैव हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर ताड़ और तमिलनाडु में इस तरह के वनों में ताड़ वृक्ष और केरल के तट पर नारियल के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। तो ये तो था भारत के वनस्पतियों का प्रकार, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और कौन कौन से वृक्ष इन वनस्पतियों में पाए जाते हैं और इनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।